नेशनल डीवर्मिंग डे। एंड हम एनडीडी पे हमें क्या गतिविधियां करनी है, क्यों एनडीडी किया जाता है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। तो हम आज की बैठक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि कई जिलों ने अपनी डीटीएफ कर ली है एंड दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने प्रोएक्टिवली डीटीएफ करी है। जिन जिलों ने नहीं करी है वो प्लीज जल्द से जल्द अपने कलेक्टर साहब से टाइम लेके डीटीएफ का आयोजन कर डीटीएफ कर लें, ताकि इंटर डिपार्टमेंटल आपका समन्वय स्थापित हो सके और हर वर्ष की तरह एनडीडी में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहे। तो हम आज की बैठक स्टार्ट करते हैं। हम पीपीटी अपलोड करेंगे। तो जैसा आप सभी को विदित है कि हमने कुछ दिन पूर्व आप एक पत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से आप सबको हमने ये सूचित किया था कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 12 सितंबर को आयोजित कर रहे हैं और इसका मॉपअप जो है वो 15 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाना है। इसी तारतम्य में हम एक आपको पहले भूमिका बताएंगे जो हमारे पूर्व से ही नेशनल डीवर्मिंग के लिए काम कर रहे हैं। ये उनके लिए भी है और साथ ही हमारे साथ अब कुछ नए लोग जुड़े हैं। तो ये पीपीटी जो है वो एक तरीके से आप मान के चलिए कि इट इज एन ओरिएंटेशन पीपीटी एंड हम इसी तारतम्य में आगे इसी संबंध में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड कर दो। जैसा आप सबको पीपीटी शो नहीं हो रही है, देखना एक बार। सर हो सकता है आपके स्टूडियो में कोई दिक्कत हो, एक बार स्टूडियो वाले को बुला लीजिएगा प्लीज। जी तो जैसा आप सबको विदित है कि WHO की अगर फैक्ट शीट की हम बात करें तो पूरे दुनिया में 150 करोड़ से अधिक लोग, मतलब अगर दुनिया की आबादी की बात करें तो तकरीबन 24% लोग जो है वो सॉइल रिलेटेड हेलमिंथिक डिसीजेस से संक्रमित हैं। अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो आप अगर जो हमारा सर्विलेंस हुआ था, प्रेवलेंस सर्विलेंस हुआ था 2014 में, उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में जो कृमि संक्रमण की व्यापकता थी वो 12.2% की व्यापकता थी। वह भारत शासन के दिशा निर्देश अनुसार हम अपने राज्य में 2015 से साल में एक बार कृमि मुक्त दिवस का आयोजन कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 में एविडेंस एक्शन ने एक मिडलाइन सर्वे किया था 2014 के बाद, जिसमें हमारे प्रदेश में कृमि दर में जो कमी परिलक्षित हुई है वो 3.3% की हुई है। यहाँ मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी जो इस पीपीटी में हमने हालांकि बात नहीं करी है, लेकिन अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप से आप समझ पाएंगे कि हमारे कुछ ज्योग्राफिकल या कुछ एग्रो ज्योग्राफिकल एरियाज है हमारे प्रदेश के, जहां अभी भी हम 3.3% की जो प्रेवलेंस है उसके ऊपर ही हम अभी भी दिख रहे हैं। तो आप मान के चलेगा कि कुछ हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है जहां पे हम अभी भी 4% से लेके 7% के बीच हमारा प्रेवलेंस है। तो आप ये बात मान के चलिएगा कि हम इस बारे में बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते हैं कि हम ये मान लें कि हमारा प्रेवलेंस कम हो गया है और हम कृमि मुक्ति को लेके बिल्कुल भी ढील छोड़ दें। दूसरा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप सबको और रेज करना चाहूंगी। हमारे साथ अन्य विभाग के भी अधिकारी हैं, हमारे पास यहाँ राज्य स्तर में भी चिकित्सा हमारे शिक्षा विभाग से भी मैडम हमारे साथ उपस्थित है। मैं एक चीज आप सबको और कहना चाहूंगी, कृमि मुक्ति क्यों आवश्यक है। आप सबको ये बात पता होगी, पिछले एक वर्ष से लगभग हम कंटिन्यूअसली हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली एनीमिया की बात कर रहे हैं, खास तौर पे 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में, स्कूल जाने वाले बच्चों में और हमारी खास तौर पे किशोरी बालिकाओं में। साथ ही एक बहुत मुख्य स्तंभ जो हम हर बार मिस कर देते हैं वो है हमारी विमेन अंडर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन पे तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो गर्भवती हो सकती है महिला, यानी वो किशोरी जो गर्भवती हो सकती है, पहली बात हम उनकी करेंगे।
दूसरी विमेन अंडर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो ऑटोमेटिकली उस एज जोन में आती है, उस डेमोग्राफिक जोन में आती है जो आपकी प्रोबेबल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। ये दो जो हमारे मुख्य स्तंभ है, ये सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब इस बार आप नॉट ओनली एनडीडी की मैं बात करूंगी, लेकिन अगर आप हीमोग्लोबिन की भी बात करेंगे, बिकॉज जितने एंथुसियाज्म से हमने अंडर 5 एज ग्रुप के लिए आप टेस्टिंग करवा रहे हैं दस्तक अभियान के माध्यम से, मैं आप सबसे निवेदन ये करूंगी कि प्लीज आप 5 से 10 और 10 से 18 वर्ष के बच्चों को भी ना मिस आउट करें। और मैं यहाँ जेंडर बायसनेस की बात नहीं करूंगी, चाहे वो किशोर हो या किशोरी हो, आपको दोनों को ही सिमिलर तरीके से एड्रेस करना है। और हमारे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के भी जो आज सदस्य उपलब्ध है यहाँ पे, मैं उन लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि प्लीज टीचर्स को इस बारे में आप थोड़ा सा और जागरूक करें, थोड़ा सा और अवेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कृमि संक्रमण क्या है, इसके लक्षण क्या है और दुष्प्रभाव क्या है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत अच्छे से इस संबंध में जानता है। ये स्लाइड हमने प्राइमरीली हमारी शिक्षा विभाग और हमारे साथ आज हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के भी अधिकारी जुड़े हुए हैं, WCD के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों से भी इस बारे में बात करेंगे। एक मिनट बंद करना माइक। आशीष सर, कृमि क्या है? कृमि और या स्लैश में बोलूंगी, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक डिसीजेस या सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, जो आप लोगों ने अमूमन एक आम भाषा में सुना होगा कि पेट में बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं या बड़ों के भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो कृमि मनुष्य के आंत में रहते हैं। जीवित रहने के लिए वे मानव शरीर के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनको ही वो खाते हैं, उन्हीं का वो भोग करते हैं। 3 तरह के मुख्यतः कृमि मनुष्यों में मिलते हैं। एक होता है हुक कृमि वर्म, दूसरा होता है विप वर्म, तीसरा होता है राउंड वर्म। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं मिट्टी से, सॉइल से, जिसके संपर्क में हम सब आते हैं। खास तौर पे हमारे बच्चे आते हैं क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। तो ये मुख्यतः बच्चों में जो संक्रमण होता है ये सॉइल ट्रांसमिटेड संक्रमण होता है और इसीलिए हम इनको सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक डिसीजेस कहते हैं। कृमि संक्रमण हमें कैसे पता चलेगा कि किसी में कृमि संक्रमण है या नहीं है? तो गंभीर कृमि संक्रमण से कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे बच्चों में बार बार दस्त रोग होना, बच्चा बार बार ये बोलता हो कि मेरा पेट दुखता है, बच्चे कमजोर रहता हो, मतलब बच्चा जो है वो कितना ही खा लेता हो, बच्चे को कितना ही आप पोषक आहार दे रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो कमजोर है। बच्चे को बार बार उल्टियां होती है, बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं लग रही है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट अगर बच्चे में होती है। तो ये सभी जो लक्षण है ये कृमि संक्रमण के लक्षण है। जो हल्के लक्षण होते हैं, हल्के संक्रमण जिन लोगों में होता है, यानी उनमें अगर लो प्रेवलेंस होता है तो कई बार जो लक्षण होते हैं वो मास्क अप हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चे में कितने कीड़े की मात्रा है, यानी कितना उसके अंदर वर्युलेंस हमारी भाषा में हम कहते हैं, कितना बच्चे के अंदर कीड़े की मात्रा है, उस आधार पे लक्षणों की गंभीरता दिखती है, उतनी ही लक्षण और एपरेंट होते हैं और परिलक्षित होते हैं। तो आप जैसे देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे एक फोटो बनी हुई है कि एक जो बच्चा रहता है वो बच्चा जो है वो खुले में शौच कर रहा है, बच्चे के अंदर कृमि रोग है। बच्चा जब खुले में शौच कर रहा है तो उसके जो उसका जो फीकल मैटर है, उस फीकल मैटर से सॉइल के अंदर वर्म जो है वो वर्म पहुंच जाता है। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में वहीं पे खेल रहे हैं या बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं, उनके हाथ मिट्टी में जा रहे हैं, तो हुकवर्म जैसे जो वर्म्स होते हैं वो बच्चों के शरीर में थ्रू स्किन एंटर कर जाते हैं। ये बच्चों के स्किन में एंटर होने के बाद सब्सिक्वेंटली बच्चों की अंतड़ियों में पहुंच जाता है। सिमिलरली
बच्चा अगर मिट्टी में खेल रहा है लेकिन बच्चे ने खाने के पहले हाथ नहीं धोए, या बच्चे ने अमूमन किसी भी कारण से अपने हाथ जो है वो मुंह में ले गया, तो आप मान के चलिए कि राउंड वर्म या विपवर्म जैसे भी जो वर्म्स होते हैं वो बच्चे के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टिन्स में पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली बच्चा संक्रमित हो जाता है। ये पूरी एक साइकिल होती है, एक संचरण चक्र होता है। अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं कि बच्चों में इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड चिल्ड्रन और अडोलेसेंट में इम्पैक्ट क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर बच्चा कुपोषित रह जाता है, क्योंकि पोषण आहार जो है वो तो वर्म ने लेना स्टार्ट कर दिया बच्चे से अपने खुद को बढ़ाने के लिए, तो बच्चा जो है वो आपका कुपोषित रहता है, बच्चा जो है आपका अनीमिक रहता है। तो बच्चे का जो फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब बच्चे की जो शारीरिक क्षमता है और जो मानसिक क्षमता है, वो जो उसके उम्र अनुसार होनी चाहिए है, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होने लग जाती है। बच्चा अक्सर बीमार रहता है, जैसे लक्षणों की मैंने बात करी, बच्चे का पेट दुख रहा है, बच्चे को दस्त हो रहे हैं, बच्चे को उल्टी हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो बच्चे की स्कूल एब्सेंटिज्म बढ़ने लग जाती है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं पढ़ाई पे से भी ध्यान हटने लग जाता है। अल्टीमेटली हमारी भाषा में अगर आप पॉलिसी मेकिंग पे सोचें तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम होती है, माल नरिशमेंट मैंने आपसे बोला ही है कि वो बढ़ ही रहा है, और अनीमिया का प्रेवलेंस भी बढ़ता है। और शायद NFHS5 का सर्वे जो बात करता है कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में 70% बच्चे जो हैं हमारे राज्य में वो अनीमिक हैं। तो हम ये मान के चलें कि 55% बच्चे, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक लैंसेट में पब्लिकेशन किया था, उनके हिसाब से 54% बच्चों में न्यूट्रिशनल अनीमिया होता है, लेकिन जो रिमेनिंग 46% है उसमें कहीं ना कहीं नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ अनीमिया होता है। उसमें से एक मुख्य कारण सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक डिसीजेस होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, पोषण आहार की कमी होती है, बच्चा कुपोषित रह जाता है, बच्चा अनीमिक रहता है, तो बच्चे की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है तो बच्चा जो होता है वो संक्रमण और संक्रमित रोगों के लिए और प्रोन हो जाता है, और ऐसे बच्चों में डायरिया, निमोनिया जैसी संक्रामक बीमारियां जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक साइकिल है और ये कृमि संक्रमण का दुष्प्रभाव है। और ये स्लाइड से हम यही बात करना चाहते हैं कि कृमि संक्रमण और उसका दुष्प्रभाव इस तरीके से होता है। स्लाइड प्लीज। अब बचाव कैसे करें, तो 2 तरीके हैं। हमारी भाषा में हम अक्सर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज की अगर बात करें तो क्या है, मैंने आप सबसे कहा बच्चा मिट्टी में खेलता है, बड़े भी मिट्टी में जाते हैं, बड़े भी मिट्टी में, हम भी कई बार मिट्टी के संपर्क में आते हैं। तो नाखून और छोटे नाखूनों को काटें, छोटा रखें, इस संबंध में हम जन जागरूकता लोगों में लाएं, माओ को समझाएं, हम बच्चों को समझाएं, टीचर्स के माध्यम से हम पेरेंट काउंसलिंग करवा सकते हैं। हाथ साफ रखें, हमेशा हाथ धोएं, साबुन और पानी का उपयोग करें। जो हाथ धोने की 6 स्टेप्स है, उन स्टेप्स को मैं स्वास्थ्य विभाग के हमारे जितने अधिकारी आज हमसे जुड़े हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि आपके अलाइड डिपार्टमेंट्स में प्लीज आप लोग हाथ धोने के जिन 6 स्टेप्स की हम बात करते हैं वो 6 स्टेप्स की बात आप भी करें, आप भी इस चीज को बार बार हर प्लेटफॉर्म पे लाएं ताकि ये हैबिट में डेवलप हो जाए। इनफैक्ट कोविड के बाद जितनी भी रिसर्चेस आई है उसमें ये बहुत एविडेंट आया है कि डायरिया प्रेवलेंस कम हुआ है क्योंकि लोगों में हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस बढ़ गई थी कोविड के दौरान। तो प्लीज हैंड वॉशिंग एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल टूल है किसी भी तरीके की संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए, खास तौर पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस से बचाव के लिए। खाने को खुले में ना छोड़ें, हमेशा खाने को ढक के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्म रहता है उसके जो एग्स रहते हैं उसका संक्रमण मक्खियों के माध्यम से होता है। अगर खाना खुले में रहेगा तो जो मक्खियां हैं जब वो मिट्टी पे से उठ के खाने पे बैठेंगी तो जो मैटर में से या सॉइल में से जो भी वर्म है उसके जो एग्स है उसको वो वहां से उठा के खाने पे लेकर आएगी। तो इस बात के लिए हम सब में जागरूकता लाएं और ये हम सबके ही कार्यदायित्वों में आता है कि हम खाने को ढक के रखने की प्रैक्टिस को और लोगों में प्रमोट करें। उसके बाद साफ पानी
फीना और सब्जियों को धोएं, मतलब साफ पानी से फल और सब्जियों को धोकर ही उनका उपयोग करें। यहाँ पे भी सेम रीजन है कि अगर बिना धोए सब्जियों और फलों का उपयोग किया जाता है तो वही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस वर्म के एग्स, क्योंकि वो इतने मिनिस्क्यूल साइज के होते हैं कि वो कब मिट्टी से उठ के कब वो सब्जियों पे और फल पर आकर बैठ गए हैं। और अगर इनको बिना धोए उपयोग में लिया जाता है तो वो फिर से, चाहे बच्चे हो चाहे अडल्ट हो, सब में संक्रमण का बहुत बड़ा माध्यम बन सकते हैं। घर के आसपास सफाई रखें। वैसे भी अब स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे एक मूवमेंट चला हुआ है, हर जिले में हर ग्राम में। डीटीएफ की हम बात करते हैं कि कौन सा जिला जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री होता जा रहा है, हम ओडीएफ की बात कर रहे हैं। तो प्लीज आप इन सब प्रैक्टिसेस को और आप प्रमोट करें। बच्चों में, बड़ों में, खास तौर पे रूरल एरिया में जूते पहनने की जो प्रैक्टिस है उसको हम प्रमोट करें। खास तौर पे मैं ट्राइबल बेल्ट्स में, ऑफ द रूट बेल्ट्स में बोलूंगी, मैं उन एरियाज की बात करूंगी जहां एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। वहां पे कई बार ये होता है कि जब किसान या जो किसानी करने वाले लोग रहते हैं या खेतों में काम करने वाले लोग रहते हैं, वो जूते चप्पल पहन के काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आप उनको समझाएं कि जूते चप्पल पहनना क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, और उनको जूते क्यों पहनने हैं, चप्पलें क्यों पहननी है। खुले में शौच पे मैं आप सबसे बात कर ही चुकी हूँ कि ओपन डेफिकेशन फ्री हमें करना है, शौचालय के प्रयोग को हमें प्रमोट करना है, और साबुन और पानी से हाथ धोने की भी मैं बात आप सबसे कर चुकी हूँ, शौच के पहले, शौच के बाद। तो मैं स्वास्थ्य विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी आज यहाँ उपस्थित है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि प्लीज इन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज को और प्रमोट करें। हम बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स के माध्यम से तो करते ही है, लेकिन आज जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है वो सोशल मीडिया है। अमूमन आज की तारीख में सभी व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, काफी लोग फेसबुक और काफी लोग इंस्टाग्राम का भी उपयोग करने लगे हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, हर जिले का अपना एक सोशल मीडिया हैंडल है, प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज इन सभी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज को उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप थोड़ा सा सर्कुलेट करें, पर्कुलेट करें नीचे ग्राउंड लेवल तक, इस संबंध में हम बात करना स्टार्ट करें। मैं शिक्षा विभाग से आए हमारे सभी जो सदस्य उपलब्ध है यहाँ जिलों से, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आपके स्कूल में भी जब भी कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन होता है, उन प्रतियोगिता आयोजन में जैसे निबंध लेखन हो गया, कविता लेखन हो गया, एक्सटेम्परी हो गई, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, पेंटिंग कंपटीशन हो गई, रंगोली कंपटीशन हो गई, आप जितनी भी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, प्लीज प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज को एज अ टॉपिक कहीं ना कहीं आप लेने का प्रयत्न करें, ताकि ये एक तरह से सोशल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए, ये आदतों में कन्वर्ट हो जाए, न कि हमें इम्पोज करना पड़े। तो इसको हम आदत बना लें, उस तरीके की हम स्ट्रैटेजीज पे सारे विभाग मिलकर हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है तरीका, अब मैंने आपसे कहा था कि प्रिवेंशन तो हमने बात कर ली, देयर इज अ क्योर। द क्योर इज कि आप बच्चे को कृमि मुक्त रखें। कृमि मुक्त बच्चा स्वस्थ बच्चा होता है। कैसे रखेंगे, तो एक छोटी सी गोली, गोली मीठी है। खासतौर पे महिला बाल विकास विभाग से जो हमारे अधिकारी हैं, स्कूल शिक्षा विभाग से जो हमारे अधिकारी हैं, साथ ही हमारे जो आज आदिम जाति विकास विभाग से जो हमारे अधिकारी आए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये गोली मीठी गोली होती। तो इस गोली को लेके बच्चों में किसी भी तरीके का, या बड़े भी, जैसे हमने विमेन अंडर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम प्रेग्नेंट वुमेन को स्वास्थ्य विभाग वैसे भी देता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो ये गोली एक मीठी गोली है और इसको चबा के खाया जाता है। तो बच्चे कभी भी इसको लेके आपको कोई भी विरोध नहीं दिखाएंगे। इट इज लाइक अ चुएबल टैबलेट, चुएबल स्वीट टैबलेट। तो प्लीज इस बात को आप सब नोट कर लें, पैलेटेबल है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कृमिनाशन के क्या लाभ हैं, जैसे मैंने आपसे सेकंड स्लाइड में बात करी थी, समुदाय में कृमि की व्यापकता को कम करेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमने कोविड नियंत्रित कैसे करा, भाई हम सब ने मास्क पहना था, हम सब हैंड वॉश करते थे, तो हमने कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड को कंट्रोल कर लिया था। उसी तरीके से अगर प्रत्येक व्यक्ति उस एक दिन पकड़ के अगर
कृमिनाशक दवा को खाता है तो आप मान के चलिएगा कि समुदाय में हम कृमि की व्यापकता को कम कर पाएंगे। दूसरा, अगर कृमि कम होगा तो पोषण आहारों की कमी नहीं होगी शरीर में, तो आप मान के चलिए कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो रहेगी व्यक्तियों की उसमें वृद्धि होगी, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होगा, एनीमिया का नियंत्रण होगा। उससे क्या होगा? सीखने और समझने की क्षमता और बच्चों की कक्षा में उपस्थिति में सुधार होगा और वयस्क होने पर काम करने की क्षमता और आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो मैंने पहली स्लाइड में आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, खास तौर पे एडोलेसेंट फीमेल्स और विमेन अंडर रिप्रोडक्टिव एज के लिए, क्योंकि यही आपकी प्रोबेबल गर्भवती बनेगी, तो उनमें अनीमिया का प्रेवलेंस अगर कम रहेगा तो जो गर्भवती रहेगी वो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी प्रेग्नेंट वुमन रहेगी और वो हेल्दी नवजात को जन्म देगी, तो लो बर्थ वेट बेबी और प्रीटर्म बेबी का भी प्रेवलेंस कम होगा। अल्टीमेटली ये पूरा ही लाइफ साइकिल अप्रोच के आसपास है। उसी लाइफ साइकिल अप्रोच में हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम कृमिनाशन के माध्यम से कुपोषण और अनीमिया दोनों पे ही कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा कवरेज ट्रेंड कैसा रहा? जैसा मैंने आप सबको इनिशियली बताया था कि हमने 2015 से वर्ष में एक बार कृमि मुक्त दिवस का आयोजन करना स्टार्ट किया था। 2015 में हमारा जो प्रेवलेंस था वो 89% कवरेज था। सब्सिक्वेंटली सूनर लेटर हम बढ़ते गए, पिछले वर्ष तक हम 95% कवरेज तक पहुंच गए हैं। मैं इस साल अपेक्षा करती हूँ कि जो स्टेगनेंसी लास्ट 2 इयर्स से है 95% पे, इसको हम हमारे जो 12 तारीख को हमारा कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा उस दिन हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हितग्राहियों तक पहुंच जाए और जो 12 को जो छूट गए हमारे हितग्राही हैं उनको हम 15 तारीख को कवर कर लें। तो प्लीज आप इस ट्रेंड को, हमको अब 95 का जो एक बैरियर है उसको तोड़ते हुए हमको अब कम से कम 98% का अपना लक्ष्य रखना है कि 98% तक हम इस वर्ष अपना कवरेज बढ़ा लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने आप सबसे कहा, उद्देश्य हम सबको पता है, बच्चों किशोर किशोरियों में कृमि संक्रमण की रोकथाम कर स्वास्थ्य व पोषण स्तर में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस हमारा 12 सितंबर को आयोजित होना है, मौकअप दिवस हमारा 15 सितंबर को आयोजित होना है। हमारा लक्ष्य कौन है? हमारा लक्ष्य है 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चे, किशोर और किशोरियां, जो हमारे मध्य प्रदेश की आप सभी से ही प्राप्त हमारा जो डेटाबेस है वो है 2.90 करोड़, और हमारे 20 से 50 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं जो हमारी तकरीबन 45 लाख है। आप मान के चलिएगा तकरीबन आपको 3.5 करोड़ की जनसंख्या को कवर करना है इन 2 दिनों में। प्रमुख सेवा प्रदाता कौन है? ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल में हैं, तो स्कूल में हमारे टीचर्स बहुत प्राइमरी रोल यहाँ पे जो है उनका बहुत प्राइमरी रोल है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि मैंने एक बच्चों में जो खास तौर पे प्रैक्टिस देखी है वो ये देखी है कि अगर एक बार को उनकी मम्मी ने अगर कुछ बोला हो तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर टीचर ने बोला है कि ये करना है तो बच्चा जिद पकड़ लेता है कि टीचर ने मुझसे बोला है कि ये करना है और मैं ये करूंगा। तो हमारे टीचर्स का बहुत प्राइमरी रोल है यहाँ पे कि अगर वो इस चीज को प्रमोट करेंगे तो मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकती हूँ कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल अपने में इम्बाइब करेंगे और अपने बिहेवियर को भी चेंज करेंगे। दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट प्रमुख सेवा प्रदाता हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और हमारी आशा कार्यकर्ता है। जैसे आपने देखा 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो स्कूल में ना होते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में रहेंगे। साथ ही जो हमारी प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं हैं वो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड होती है। तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का यहाँ पे प्रमुख दायित्व है कि वो ये जो 2 आयु वर्ग है इन दोनों आयु वर्ग के हितग्राहियों को उस दिन कृमि मुक्त दवा का सेवन करवाएं। सेवा प्रदायगी स्थल कहाँ कहाँ है? समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं, प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाएं, केंद्र शासित शालाएं, आदिवासी आश्रम शालाएं और छात्रावास,
स्थानीय निकाय की शालाएं, मदरसे, आंगनवाड़ी केंद्र। एक इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ भूल गए हैं, जिसको हम आपको जब पीपीटी शेयर करेंगे तब हम उसमें और डालेंगे। जितने भी आपके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी सीएमएचओ प्लीज इस बात को नोट कर लें। जिन जिलों के सीएमएचओ आज कलेक्टर साहब की मीटिंग्स में है, उनके डीआईओज इस बात को प्रमुख तौर पे नोट कर लें, आप लोग नोडल अधिकारी हैं। और जितने भी सीसीआईज हैं, जितने भी आपके बाल सेवा केंद्र है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के बच्चों को भी आपको अपने माइक्रो प्लान में सम्मिलित करना है। स्लाइड को ऐड करना है शिखर, स्लाइड प्लीज। अल्बेंडाजोल गोलियों की आपूर्ति और वितरण का क्या फ्लो चार्ट रहेगा? तो जिले स्तर पे अल्बेंडाजोल गोलियों की विकासखंड स्तर तक आपूर्ति सुनिश्चित करी जानी है। मैंने जो डेटा निकाला था, तकरीबन सभी जिलों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और तकरीबन सभी जिलों को ऑर्डर मिल चुका है। अगर कोई जिला रह गया हो तो वो प्लीज इस वीसी के बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दें कि आपको नहीं मिली है अल्बेंडाजोल की सप्लाई, तो मैं यहाँ से राज्य स्तर से उसको खुद फॉलो करूंगी कि आप तक सप्लाई क्यों नहीं पहुंची है। अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सभी जिलों में सप्लाई पहुंच चुकी है। विकासखंड पे क्या होना है? विकासखंड पे दो चीजें होनी है। पहली चीज, विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण, क्योंकि जो सेवा प्रदाता है वो सारे हमारे ग्राउंड लेवल के लोग हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता हो। तो उनको एक तो प्रशिक्षित करना है, पहला दायित्व तो ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को इस चीज को प्राइमरीली करना है। दूसरा, एएनएम और आशा को आपको अल्बेंडाजोल उपलब्ध करानी है, ताकि वो 12 तारीख के पहले जो स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को वहां पे पहुंचा के फुलफिल कर दें। तो प्लीज इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि विकासखंड स्तर पे प्रशिक्षण का आयोजन हो जाए। और दूसरा, दवाओं की उपलब्धता, जो आपका उस दिन का एक्टिविटी साइट है वहां तक दवा उपलब्ध हो जाए। इसका एक स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म आप अपने अपने जिलों में प्लीज डेवलप कर ले, इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय स्थापित कर ले। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं अन्य विभागों से भी ये निवेदन करूंगी, यदि आप तक दवा ना पहुंची हो तो आप प्रोएक्टिवली प्लीज खुद ही हमारे स्वास्थ्य के अमले से बात कर ले। आप स्कूल टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, आपके सीडीपीओस को प्लीज आप बोल दें कि वो स्वयं से ही बीएमओ से बोल दें कि हमें दवा उपलब्ध करा दें। एएनएम और आशा द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पे वितरण सुनिश्चित करना है। इसकी पूर्णतः जवाबदेही जो है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की है। सभी सीएमएचओ से और डीआईओ से निवेदन करूंगी, प्लीज आप उनको इस संबंध में क्लियर डायरेक्टिव्स दे दें, क्लियर आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें और इसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर लें। बीपीएम, बीसीएम और बीएमओ का जो अमला है, जो मिडिल अमला है, वो नीचे एक्टिव हो जाए और दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर ले। और शिक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं द्वारा अनुपूरण सुनिश्चित करना जो है वो स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों पे 12 तारीख को और 15 तारीख को किया जाना है, जिसके लिए हम अन्य विभागों से समन्वय की अपेक्षा करते हैं। स्लाइड प्लीज। अल्बेंडाजोल की खुराक कैसे देनी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस कहती है कि 400 मिलीग्राम की उम्र अनुसार खुराक हमें देनी है। हमारे दिशा निर्देशों में हम इस बात को आप सबको स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। कैसे देना है वो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने टीचर्स से बात करेंगे तो आपको उनको इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताना है। पहली बात मैं करूंगी 5 वर्ष से कम बच्चों की आयु वर्ग की। तो हमारी दो कैटेगरी आ रही है। पहली आ रही है 1 से 2 साल के बच्चे, दूसरी आ रही है 2 से 3 साल के बच्चे। अब हमने कहा कि उम्र अनुसार खुराक हमें देनी है, तो जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को आधी ही गोली देनी। अब बच्चा गोली चबा तो पाएगा नहीं, तो आपको उसको कैसे देनी है?
तो आपको सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आशा कार्यकर्ताओं को ये समझाना है कि 2 चम्मच के बीच में आधी गोली को लेकर दबाकर पीस लें। गोली जब चूरा हो जाएगी तो पानी के साथ उसको बच्चे को सिरप के तरह पिला दें। 2 चम्मच के बीच आधी गोली लेना है, उसको चूरा करना है, चूरा करके पानी का घोल बनाना है और बच्चे को पिला देना है। तो बच्चे 2 से 3 साल के आयु वर्ग में आते हैं, उन्हें पूरी गोली देना है। फिर वही चैलेंज है, बच्चा चबाएगा कैसे? तो बच्चा चबाएगा नहीं, इसको वैसे ही हमें करना है। 2 चम्मच के बीच में गोली का चूरा करना है, पानी का घोल बनाना है और उसको बच्चे को सिरप के तौर पे हमें पिला देना है। ये बात हो गई 3 साल तक के बच्चों की। अब 3 साल से 19 साल के बच्चे चबा लेते हैं, बच्चे चबाते हैं अच्छे से, तो इन बच्चों को आपको ये कहना है कि गोली जब वो खाएंगे तो उसको निगलेंगे नहीं, वो उसको चबाएंगे। और बिना चबाए दवाई लेना कम प्रभावशाली होती है, इसीलिए हमने कहा पहले कि उसको चूरा करके बच्चे को देना है और बाद के आयु वर्ग के लिए हमने कहा कि उसको चबा के खाना है। और सेम स्टैंड्स इवन फॉर जो महिलाएं हमारी प्रजनन आयु वर्ग में आती हैं, यानी 20 से 49 वर्ष आयु वर्ग की आयु वर्ग में आती हैं, उनको भी 400 मिलीग्राम की जो गोली है उसे चबाकर खाना है। गर्मी नियंत्रण की दवा बच्चों और किशोरियों को नहीं दी जानी है जिनमें कोई बीमारी हो या वो कोई अन्य दवाई खा रहे। तो जब आप निर्देश नीचे देंगे तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि दवा देने के पूर्व एक बार मेडिकल हिस्ट्री या बीमारी की हिस्ट्री पता कर लें। जब बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए तो उन बच्चों की लाइन लिस्टिंग बना लें। जैसे सपोज 100 बच्चे हैं, उसमें से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको दवा नहीं दी गई है, तो जो 3 बच्चे हैं उनकी लिस्ट अलग से बना के रख लें। जब बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए तब उसको दवा का सेवन करवाएं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि दवा तो खिलानी ही है बच्चे को। स्लाइड प्लीज। अब हम हर बार एक बात करते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इन्फेक्शंस। हमारी भाषा में AEFI हम कहते हैं, हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं प्रतिकूल घटना प्रबंधन। वैसे तो अल्बेंडाजोल का ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज एन एंटायरली अ सेफ ड्रग टू बी गिवन, और इसीलिए भारत शासन राष्ट्रीय स्तर से भी और राज्य स्तर से भी इसको समुचित रूप से प्रत्येक राज्य में खिलाए जाने हेतु हर बार एक अनुशंसा की गई है, हर बार इस तरीके से एक आयोजन किया जा रहा है। विगत वर्षों में कभी भी कोई भी एडवर्स इवेंट हमें तो रिपोर्ट नहीं हुआ है। फिर भी बाय चांस की भी हम बात क्यों करें, तो कुछ बच्चों को अगर जी मिचलाता है, उल्टी, दस्त या कमजोरी जैसे कुछ प्रतिकूल घटना दिखती है तो आपको ये अस्थायी होती है सामान्य तौर पे, तो माता पिता को आपको यही समझाना है कि आसानी से संभल सकता है। प्रतिकूल घटना के समय बच्चों को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम करवाएं, पीने को साफ पानी दें और आप उस बच्चे को निगरानी में रखें। अल्बेंडाजोल एक चबा के खाने वाली गोली है, तो अगर बच्चे ठीक से नहीं चबा के अगर उसको निगलते हैं तो अटक सकती है बच्चों के गले में, तो इस बात को ध्यान रखें कि बच्चा उसको अच्छे से चबा रहा है। नेक्स्ट चीज, तो चोकिंग अगर बच्चे को का साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर दवाई गले में अटकती है तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर बच्चे के गले में दवाई अटक जाती है तो बच्चे को छाती के बल लेटा दें, अपनी गोद में लेटाएं। जैसे आप फोटो देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड पर, जैसे बच्चे को गोदी में छाती के बल लेटा दें और पीठ पे हल्के हल्के से थपथपाएं, जिससे गोली वो बाहर निकाल देगा। किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए निकटस्थ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM अपने मोबाइल नंबर को अभिभावक को प्रदान कर दें कि अगर बच्चा घर चला जाता है, होता है कई बार साइकोलॉजिकल भी इशू रहते हैं, अगर फिर भी उनको कोई संशय हो तो आशा, आंगनबाड़ी और ANM से तुरंत संपर्क करें, निकटस्थ चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। हर PHC के मेडिकल ऑफिसर को मैं सभी CMHOs और DIO से कहूंगी कि प्लीज आप CHOs और मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देश जारी कर दें कि कोई भी प्रतिकूल घटना होती है तो त्वरित रूप से उसको एड्रेस करें और उसको क्लियर करें। नेक्स्ट, डिटेक्टिव्स ऑलरेडी जा चुके थे,
तो ये हमारे विभाग के अधिकारियों के लिए है कि आपको जिला स्तरीय बैठक और कार्यक्रम उन्मुखीकरण 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच करना था। प्रतिभागी कौन होंगे? तो ब्लॉक स्तर से बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम और बीई होंगे। शिक्षा विभाग से डीईओ, डीपीसी, पीईओ और बीआरसी होंगे। आदि जाति कल्याण विभाग से सहायक आयुक्त रहेंगे और महिला बाल विकास विभाग से डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर रहेंगे। फैसिलिटेटर जो रहेंगे वो सीएमएचओ, डीपीओ, डीईओ, डीआईओ और डीपीसी रहेंगे। और डेवलपमेंट पार्टनर्स हमारे यहाँ एनआई और ईए के जो मॉनिटर्स हैं वो जिलों में हैं, तो वो इसके फैसिलिटेटर्स रहेंगे। आपको सभी जिलों को हमने जो एफएमआर कोड डाला है ये सभी सीएमएचओस और डीआईओस के लिए है कि इस एफएमआर कोड में हमने इस एक्टिविटी के लिए 5,000 रुपए प्रति जिले के मान से आपको पैसा दिया हुआ है। और इस मद का नाम है ब्लॉक लेवल एफएलडब्ल्यू एंड नोडल टीचर ट्रेनिंग ऑन एनडीटी। नेक्स्ट एक्टिविटी ब्लॉक लेवल एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी 15 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होनी है। कहाँ होनी है? तो समस्त शालाओं के नोडल शिक्षक, समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समस्त आशा सहयोगिनी, समस्त एएनएम के पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। इसके फैसिलिटेटर जो है वो बीएमओ, बीईओ, बीआरसी, सीडीपीओ और जो डेवलपिंग पार्टनर्स के आरसीज हैं वो रहेंगे। बजटेड एक्टिविटी है। 65 रुपीज पर पार्टिसिपेंट के मान से प्रत्येक जिले को बजट ऑलरेडी अलॉटेड है। एक्टिविटी कोड है ब्लॉक लेवल एफएलडब्ल्यू एंड नोडल टीचर ट्रेनिंग ऑन एनडीटी। ये आप ध्यान से देख लीजिए कि ये बजट ऑलरेडी राज्य स्तर से आपको दे दिया गया है। और ये जो आपको प्रशिक्षण उन्मुखीकरण बैठक आयोजित करनी है, इसका आयोजन कराए जाने का जिला स्तर से आप प्लीज मॉनिटरिंग कर लें कि ब्लॉक स्तर पे, क्योंकि जिले स्तर की तो हमें रिपोर्ट मिलने शुरू हो गई है कि जिला स्तर पे तो मीटिंग्स होने लग गई है, लेकिन ब्लॉक स्तर पे प्लीज अपनी मॉनिटरिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लें कि ब्लॉक लेवल पे भी इस तरीके की गतिविधियां जो है वो हो रही हो, और प्लीज उसको भी एक रिपोर्ट बना के राज्य स्तर पे आप प्रेषित कर दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रतिकूल घटना प्रबंधन की तैयारियां क्या करनी है? तो एक दल का गठन किया जाना है। भाई स्वास्थ्य विभाग इस बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अभी अभी आपने मिशन इंद्रधनुष कराया है बहुत सक्सेसफुली, और आप लोगों ने एमआर कैंपेन भी कराया है, आप पल्स पोलियो कैंपेन भी कराते हैं, तो इट इज नथिंग न्यू फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट टू अंडरस्टैंड। तो प्रतिकूल घटना प्रबंधन हेतु आपके यहाँ दल का गठन किया जाना है। क्षेत्रवार मेडिकल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर की जानकारी और फोन नंबर शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं से साझा किया जाना है। शिक्षक मैदानी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिकूल घटना की स्थिति में प्रतिकूल घटना की जानकारी मेडिकल ऑफिसर को तत्काल प्रदान करनी है। मैं सभी सीएमएचओ से निवेदन करूंगी कि आपके क्षेत्र के सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स का जो ग्रुप है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करिए और उनके नंबर्स को आप स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों में डिस्प्ले करवा दीजिए आशाओं, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ताकि यदि कहीं पे भी प्रतिकूल घटना होती तो इमीडिएटली मेडिकल ऑफिसर से टेलीफोनिकली वो कांटेक्ट करें।